वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस है स्टडी में। साइंस है स्टडी में अभी तक आपने बेसिक चीज़ों को जाना था, है ना। बेसिक्स पढ़ा था, फिजिक्स क्लास 11 की पढ़ी थी। उसमें से कुछ जो बेसिक चैप्टर थे उसको आपने पढ़ लिया है ना। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ उस टॉपिक यानी उन टॉपिकों को जाके आप पढ़िए। उसके बाद में फिर आप इस चैप्टर पे आइए, है ना। क्योंकि आप अगर डायरेक्टली इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है आपके लिए, है ना। तो थोड़ा सा आपको मुश्किल होने वाला है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो बेसिक चैप्टर मैंने जो पढ़ा रखे क्लास 11 के वो जाके प्लीज़ उसको देख लीजिए। पूरा वीडियो देखिए, स्किप ना करिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर नहीं समझ में आता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वहाँ पर आप बोल दीजिए कि मुझे सर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही या मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, है ना। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, है ना। तो इस चैप्टर में पढ़ाने के लिए मैं सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये क्लास 12 की, ठीक है, ये क्लास 12 की यूनिट फर्स्ट है। क्या है? क्लास 12 की यूनिट फर्स्ट है और जो यूनिट का नाम है वो है स्थिर विद्युत की, ठीक है। जो यूनिट का नाम है वो क्या है? स्थिर विद्युत की। और ये क्लास 12 का, ठीक है, क्लास 12 का यूनिट नंबर 1 है। तो हम यहाँ पर इस टॉपिक में यूनिट वाइज पढ़ेंगे, ना कि चैप्टर वाइज, ठीक है। यूनिट वाइज पढ़ने वाले हैं और यूनिट वाइज पढ़ने में हम एक चैप्टर को एक वीडियो में या लगभग 2 वीडियो में समाप्त करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो हमारा यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है या तो वो फरवरी के लास्ट वीक में होगा या मार्च के प्रारंभ में यानी फर्स्ट वीक में हो सकता है। अगर यहाँ नहीं हुआ उसके बाद में फिर ये समझिएगा कि यूपी बोर्ड का जो पेपर है थोड़ा मुश्किल है जो फिर सरकार करा पाए, है ना। तो बात कर लेते हैं फिर यूनिट फर्स्ट की क्लास 12 की स्थिर विद्युत की। तो सबसे पहला जो आपके पास हेडिंग्स आएगी जिस हम चैप्टर पे बात करेंगे उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, यानी कि विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड या हम बोल सकते हैं विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए? आपको मालूम होना चाहिए कि जो विद्युत आवेश है वो क्या होता है, ठीक है। जो विद्युत आवेश है वो क्या है, ठीक है, समझिएगा। तो विद्युत आवेश क्या है? किसी वस्तु का, है ना, किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण उस वस्तु में विद्युत या, ठीक है, विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, विद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है। विद्युत आवेश किसे कहते हैं बच्चा? किसी वस्तु का वह गुण है, कि वस्तु नहीं है, ठीक है, विद्युत आवेश कोई वस्तु नहीं है, विद्युत आवेश किसी वस्तु का गुण है, ठीक है। विद्युत आवेश वस्तु नहीं है, ये किसी वस्तु का गुण है। तो क्या है? किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। देखिए विद्युत आवेश के जो प्रकार होते हैं इसको हम इसके प्रकार हैं या हम 2 भागों में इसको बांट सकते हैं। पहला पॉजिटिव यानी धनावेश, ठीक है, कैसा? पॉजिटिव यानी धनावेश और ऋणावेश यानी निगेटिव, ठीक है। धनावेश और ऋणावेश लिखेंगे नहीं हम, ठीक है, आप समझ लीजिएगा, धनावेश और ऋणावेश। अब ये धनावेश ऋणावेश कैसे आता है, ठीक है, किसी भी चार्ज का ये धनावेश ऋणावेश कैसे आता है देखिएगा। मान लीजिए कि आपके पास हीलियम का कोई एक परमाणु है, ठीक है, एक हीलियम यौगिक है आपके पास। हीलियम से क्या क्या इस पर जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है? इसके लिए होता है 2He4, ठीक है, 2He4। अब इसमें कितने प्रोटॉन हैं? इसमें प्रोटॉन भी 2 हैं और इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं, ठीक है, प्रोटॉन भी 2 हैं और इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं। अगर ये भाई साहब किसी अन्य को क्या करे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन भैया इस पे आ गया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया इस पे। अब जब इस पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो क्या हुआ कि इसके पास पहले कितने प्रोटॉन कितने थे? 2, ठीक है, 2 प्रोटॉन थे और इस पे प्रोटॉन पे आवेश कैसा होता? पॉजिटिव, है ना। अब इलेक्ट्रॉन एक चला गया, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कैसा होता? नेगेटिव, -2 था, लेकिन बचा क्या? -1, है ना, -1। अब घटाओ जरा तो कितना बचेगा? +1।
क्या बचेगा प्लस का 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हीलियम जो आपका ये यौगिक है आपके पास जो एलिमेंट है, इसमें क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ये धनावेशित हो गया, यानी +1 आ गया इस पर, तो ये क्या हो गया धनावेशित। अब इसमें क्या हुआ, दूसरे ने जिसने लिया इसको, इस इलेक्ट्रॉन को जिसने ग्रहण किया, उस पर एक अधिक हो गया है ना, एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया, लेकिन उस पर क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसने प्राप्त किया। क्योंकि इसका भी जब इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें माइनस का वन आएगा, क्या आएगा माइनस का वन आएगा, ठीक है ना। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या होता है धनी, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो क्या होता है ऋणी। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा वो कैसा आवेश ग्रहण कर लेगा धनावेश, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो कैसा आवेश ग्रहण करेगा ऋणावेश। तो विद्युत आवेश दो प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। कैसे होते हैं ये भैया, दो प्रकार के हैं, कौन कौन से, एक है बच्चा धनावेश, ठीक है, एक धनावेश, और दूसरे की बात करें तो ऋणावेश। क्लियर है ना। तो आवेश होते हैं बच्चा दो प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश है किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, ठीक है, तो वो होता है विद्युत आवेश। अब बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की, ठीक है, यूनिट की बात कर लेते हैं। देखो जो विद्युत आवेश होता है इसकी यूनिट क्या होती है, देखो यूनिट इसकी होती है कूलाम। कूलाम को बना लेते हैं सी से, हम किससे बना लेते हैं सी से, या हम लिख सकते हैं कूलाम, ठीक है। इसके अन्य और भी यूनिट हैं जैसे ESU, और भी है EMU, और भी है फैराडे, है ना फैराडे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो फैराडे है ये विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। फैराडे क्या है, विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है, और ये लगभग 96,500 कूलाम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 96,500 कूलाम के बराबर होता है। अब ESU लिखा है, इसका मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या हो जाएगा, E फॉर इलेक्ट्रो लिखे दे रहे हैं हम, देख लीजिएगा इसको, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। और EMU का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, ठीक है, मैग्नेटिक यूनिट लिख रहे हैं आप, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, EMU का मतलब हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और फैराडे क्या हो गया, फैराडे विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक हो गया। फैराडे क्या हो गया, विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, और ये लगभग 96,500 कूलाम के बराबर होता है। ESU हम ये भी बोल सकते हैं स्टेट कूलाम, क्या बोल सकते हैं स्टेट कूलाम, और EMU को हम बोल सकते हैं एब कूलाम, ठीक है, एब कूलम, कुलम भी बोल सकते, कुलाम भी पढ़ते हैं कुछ लोग, है ना। तो ये डाउट क्रिएट ना करिएगा, कुलाम भी पढ़ सकते हैं, कुलाम पढ़ सकते हैं, और कुलम भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें, विमा की बात करें, है ना, इसके अगर हम डायमेंशन की बात करें तो फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, क्यों बराबर क्या होता है IT, यानी कि इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम, है ना, और कूलाम को हम क्या लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड, क्या लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड। तो ध्यान से देखिए, अब अगर विमा की बात करेगा, डायमेंशन की बात कर रहा है, तो डायमेंशन कैसे लिखेंगे, डायमेंशन हम लिख सकते हैं एम्पियर को E से प्रदर्शित करेंगे तो E से बनाएंगे, सेकेंड को T से, है ना। तो आपकी जो डायमेंशन आ गई वो कितनी आ जाएगी AT या TA, दोनों लिख सकते हैं आप, AT या TA लिख सकते हैं। या अगर हम इसे सूत्र में विमीय सूत्र में प्रदर्शित करना है ना, विमीय सूत्र में प्रदर्शित करना है तो देखो क्या लिखेंगे, विमीय सूत्र में कैसे लिखेंगे, विमीय सूत्र में अगर हम लिखना है हमें तो किस तरह से लिखेंगे, देखो m की पावर कितनी कर देंगे 0, है ना, l तो है नहीं, उसको भी क्या करेंगे 0, तो क्या लिखेंगे AT, ठीक है। ये हो गया इसका विमीय सूत्र M0 L0 AT। तो आपने अभी देखा विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण उस वस्तु में विद्युत या चुंबकीय प्रभाव
उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या बताया फिर हमने बताया दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश, ठीक है। फिर बताई मैंने यूनिट, तो यूनिट क्या होती है, कुलाम होती है, कुलाम को सी से बनाते हैं या सिंबल बनाते हैं उसका, है ना। फिर उसके अन्य मात्रक भी हैं, ESU और EMU, फैराडे। ESU क्या है, स्टेट कुलाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है उसे EMU बोलते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है उसे ESU बोलते हैं। फैराडे क्या है, फैराडे विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है जो लगभग 96,500 कुलाम के बराबर होता है, ठीक है। एक आपके लिए होमवर्क देते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में, अगर किसी को बच्चे को मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये फ्रैंकलिन थे, है ना, फ्रैंकलिन थे, तो फ्रैंकलिन ने विद्युत आवेश के विषय में क्या किया, क्या इनका योगदान रहा, और इनकी यूनिट विद्युत आवेश की ही यूनिट है एक, तो एक यूनिट होती है फ्रैंकलिन, वो यूनिट SI में है या CGS पद्धति में है, ठीक है, CGS पद्धति में है या SI पद्धति में, ये इतना कमेंट करके बताइए, ठीक है, मैं देख रहा हूं, बताइए आप, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे। इस तरह से आप इसकी यूनिट देखिए, कमेंट करते रहिए जो मैं पूछ रहा हूं, ठीक है। अब बात करेंगे हम विद्युत आवेश के क्वांटीकरण की, ठीक है, तो पहले मैं ये मिटा लेता हूं, बात करेंगे क्वांटीकरण की। तो विद्युत आवेश का जो क्वांटाइजेशन होता है या क्वांटीकरण जो होता है विद्युत आवेश का, तो मैं हेडिंग डाल ले रहा हूं, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है, क्वांटीकरण। तो बताइए विद्युत आवेश का क्वांटीकरण क्या होगा, क्योंकि आप इंटर में हैं इस समय, है ना, आप 12th क्लास में हैं, अगर आपको विद्युत आवेश के बारे में नहीं पता है, आप दिसंबर का महीना है ना, 25 दिसंबर है आज, क्रिसमस डे है, और अभी तक आपकी अगर तैयारी नहीं है तो सोचिए आप कहाँ पे हैं, है ना। अगर अभी तक आपकी तैयारी नहीं है तो सोचिए किस जगह पे हैं। मैं तो केवल आपको रिवीजन पर्पज से आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। जो अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यस करके कमेंट में जरूर कमेंट करिए। तो देखिए विद्युत आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। मान लीजिए कि हमें क्या होता है कि जैसे कहीं भी कोई चीज़ खरीदनी होती है, ठीक है, कोई भी चीज़ खरीदनी होती है तो हम अपने मनचाहा खरीद सकते हैं। नहीं हमें आधा चाहिए, हमें 2.5 किलो चाहिए, नहीं मुझे 1 पेन चाहिए, नहीं मुझे आधा चाहिए, आधा पाव चाहिए, चाय के साथ खाना, आधा समोसा चाहिए, नहीं नहीं, ये कुछ नहीं चलेगा। विद्युत आवेश के क्वांटीकरण में ऐसा नहीं होता है, यानी मनचाहा तरीके से आप विद्युत आवेश का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे बांट नहीं सकते हैं, ठीक है। जो विद्युत आवेश का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मनचाहे तरीके से नहीं बांट सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए किसी वस्तु को अगर हमें आवेश देना है, ठीक है, किसी वस्तु को हमें आवेश देना है तो वो पूर्णांक एक पूर्ण गुणज होना चाहिए, इंटीजर में देना पड़ेगा, हमें एक इंटीजर के रूप में देना पड़ेगा। इंटीजर यानी पूर्णांक क्या होते हैं, वो 1 होता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ऐसे डॉट 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 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो आवेश किसी भी अगर वस्तु को दे रहे हैं, ठीक है, तो वो इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, यानी इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, तभी हम आवेश को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसी को हम क्या बोलेंगे, जैसे मान लो कि हमारे पास आवेश क्यों है, किसी वस्तु को आवेश हमें क्यों देना है, तो उसको हम क्या दे सकते हैं, जो आवेश की जो मूल इकाई है, मूल इकाई किसे बोलते हैं, ई को बोलते हैं। आवेश की जो मूल इकाई है वो क्या है, ई है, और इसकी जो वैल्यू होती है ई की, ठीक है, जो ई की वैल्यू होती है वो होती है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो आप देख रहे हैं कि जो ई की वैल्यू होती है वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो हम किसी भी वस्तु को जो आवेश वितरित करेंगे या हम आवेश दे सकते हैं तो हम इसी फॉर्म में दे सकते हैं, यानी Q बराबर ±Ne के फॉर्म में, ठीक है, Q बराबर ±Ne के फॉर्म में दे सकते हैं। इसके अलावा किसी भी रूप में नहीं। जैसे बोलो कि हम किसी वस्तु को 2.5 का इलेक्ट्रॉन का आवेश दे दें, नहीं दे सकते। आप दे सकते हैं, नहीं। अगर बोला जाए आपकी 4 इलेक्ट्रॉन के रूप में अगर आपको आवेश देना है तो दे सकते हैं, यस बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि मल्टी ये क्या है, इंटीजर है, ठीक है, इसलिए दे सकते हैं। तो यही क्या होती है, ये जो प्रोसेस है जो मैंने बताया कि किसी वस्तु को आवेश किसके रूप में दे सकते हैं, आवेश की मूल इकाई के पूर्ण गुणज के रूप में दे सकते हैं, यानी कि फॉर्मूला क्या बनेगा, Q बराबर ±Ne के फॉर्म में दे सकते हैं। तो यही प्रोसेस क्या कहलाएगा, आपका विद्युत आवेश का
क्वांटीकरण कहलाएगा। जैसे मैं इस फॉर्मूले पे एक न्यूमेरिकल की बात कर लूँ, पहले मैं मिटा देता हूँ इसको। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसी पे आधारित न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल मान लीजिए आपके पास एक न्यूमेरिकल है और बोले कि किसी वस्तु पर क्या हम 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, कितना? 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का क्या हम आवेश डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चेक करिएगा कि फार्मूला होता है आपके पास Q बराबर प्लस माइनस NE। देखिए आवेश को हम कैपिटल Q भी बना सकते हैं या हम स्मॉल Q भी बना सकते हैं, दोनों से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ ये दोनों दिखेंगे, वहां पे क्या मानेंगे? हम मानेंगे या तो विद्युत आवेश है या आवेश, बात एक ही है ना, ना। चलिए बात करिए अब। देखिए Q बराबर प्लस माइनस NE है, तो हमें क्या करना है? हमें ये चेक करना है क्या इतना आवेश दे सकते हैं कि नहीं। तो देखिए चेक करिए, तो N बराबर क्या हो जाएगा? N बराबर फार्मूला हो जाएगा Q अपॉन E। तो N बराबर कितना होगा? Q की वैल्यू है 8.0 इंटू 10⁻⁻19 और भैया E की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो देखिए हम 10⁻⁻19 10⁻⁻19 कैंसिल हो जाएगा, तो N की वैल्यू आएगी आपके पास 5। कितनी आएगी? N की वैल्यू आएगी 5। तो बताइए 5 क्या है? क्या इंटीजर है? मैं पूछूं अगर आपसे कि 5 इंटीजर है कि नहीं है, यानी पूर्णांक है कि नहीं है, तो आपका आंसर होगा यस सर है। क्या होगा? यस सर है। अगर मैं पूछ लूँ आपसे, अगर यहाँ पे आ जाता 4.2 या आता 5.1, तो क्या ये दोनों इंटीजर हैं? तो आप बोलते हैं नो सर। क्या बोलते हैं? नो सर, ये दोनों इंटीजर नहीं है, है ना, ये दोनों इंटीजर नहीं है। तो इसलिए अगर इंटीजर है तो इतना आवेश हम दे सकते हैं, अगर इंटीजर नहीं है तो इतना आवेश हम नहीं दे सकते हैं। क्लियर हो ना? आवेश का क्वांटीकरण समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, अब बात करेंगे जिसका आपको बहुत ही अच्छी तरह से बेसब्री से इंतजार था, है ना, जिसके लिए आप वेट कर रहे थे कि इस चैप्टर में जो मुझे पढ़ना था वो तो मुझे पढ़ने को मिल ही नहीं रहा है ना। तो मेन टॉपिक पे बात कर लेते हैं अब। कूलाम का जो नियम है, या हम बात करें कूलाम का जो स्थिर विद्युत बल का नियम है उसकी बात करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना मान के चलिए कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट है उसमें आधे जो डेरिवेशंस हैं या बहुत चीज़ें जो टॉपिक हैं मिस हो जाएंगे अगर आप भैया इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो बात कर लेते हैं इसी टॉपिक की। तो कूलाम का स्थिर विद्युत बल के नियम के बारे में समझेंगे कि कूलाम का नियम क्या है ना, किस किस पे डिपेंड करता है। तो देखिए, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना इस चैप्टर में। तो कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम के नियम में क्या होता है बच्चा? दो स्थिर बिंदु होते हैं, दो स्थिर बिंदु आवेश होते हैं। मान लेते हैं प्लस Q1 और दूसरा मान लेते हैं हम Q2, है ना, या प्लस Q2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लेते हैं कि जो इनके जो बीच की दूरी है वो है बच्चा स्मॉल r। कितनी है? स्मॉल r है। तो कूलाम ने बताया था कि जब किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ये दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, कैसे आवेश हैं ये? स्थिर बिंदु आवेश हैं, स्थिर बिंदु आवेश, स्थिर बिंदु आवेश हैं। ये कैसे आवेश हैं? स्थिर बिंदु आवेश हैं। तो उन्होंने बताया था कि जब किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच कोई वैद्युतीय बल कार्य करता है, वैद्युतीय बल को मान लेते हैं F है। क्या है? F है। कोई वैद्युतीय बल कार्य करता है। वैद्युत बल कैसा होता है? या तो आकर्षण का होगा या प्रतिकर्षण का होगा। तो वैद्युतीय बल जब इनके मध्य कार्य करेगा तो ये जो वैद्युतीय बल होता है ना, ये जो वैद्युतीय बल होता है उन आवेशों के गुणनफल के, ठीक है, उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, पहला नियम मान लेते हैं। फिर उन्होंने बताया कि जो उनके बीच जो कार्य करने वाला जो वैद्युतीय बल है उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसे हम क्या मान लिया? हमने मान लिया ये नियम नंबर क्या है? 2 है। अब इन दोनों नियमों को मिलाने पर हमें क्या प्राप्त होगा कि जो F होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? Q1 Q2 अपान R स्क्वायर के। किसके हो जाएगा? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं जो F होगा वो बराबर हो जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शन का निशान हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट वैल्यू लेके आएंगे, तो हो जाएगा आपके पास F इक्वल टू K Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, अपान में R स्क्वायर। और इक्वेशन नंबर हमने क्या मान ली? 3rd। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। तो प्रयोगों द्वारा कूलाम ने पाया, है ना, प्रयोगों द्वारा
कूलाम ने पाया कि जो के है यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू के है इसका जो मान होता है वो होता है जो प्रयोगों द्वारा के का मान होता है वो होता है बच्चा 9.0 इंटू 10 की पावर 9 है ना। तो के की वैल्यू कितनी होती है के बराबर 9.0 इंटू 10 की पावर 9 जो कि इन्होंने ये बताया बाद में कि जो 9.0 इंटू 10 की पावर 9 है ये भैया बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, इसके साथ में हम परावैद्युतांक के भी ले सकते हैं है ना। इसके साथ में क्या ले सकते हैं परावैद्युतांक के भी ले सकते हैं। तो देखिए इक्वेशन थर्ड के अकॉर्डिंग है ना बाई इक्वेशन थर्ड। तो बाई इक्वेशन थर्ड के अकॉर्डिंग आपको क्या मिल रहा है आपके पास जो एफ आ जाएगा वो बच्चा आ जाएगा एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा एफ इजक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के है ना इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये वैद्युतीय बल के लिए फॉर्मूला है। क्या है ये विद्युत बल के लिए सूत्र है। इसे हम बोलते हैं कूलाम का बल का नियम। जहाँ पे देख लीजिए जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है ठीक है जो एप्सिलॉन नॉट है ये है निर्वात की विद्युतशीलता। क्या है ये है बच्चा आपके निर्वात की विद्युतशीलता। आशा कर रहा हूँ कि आपको दिख रहा होगा है ना। और जो के है यहाँ पे जो के लिखा है ये वाले के की बात कर रहा है। ये तो आपका ये के कैसा था ये आपका था समानुपाती नियतांक। ठीक है इस के की बात कर रहे हैं तो ये के क्या है ये माध्यम का परावैद्युतांक है। माध्यम का परावैद्युतांक है। क्या है ये माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक है जैसे निर्वात के लिए के की वैल्यू कितनी होती है 1। जल के लिए जो के की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 81। और अगर कोई धातु है तो धातु के लिए क्या होती है के की वैल्यू इनफाइनाइट। याद रखना है ना। अब ये आप ना सोचिएगा कि के की वैल्यू क्या हमें सभी याद करनी है, नहीं आपको याद नहीं करनी। कुछ पॉइंट्स आपको देख लेने हैं और जहाँ भी ज़रूरत होगी तो न्यूमेरिकल्स में उसकी वैल्यू गिवन कर रखी होगी। ठीक है फिर भी आपको कुछ थोड़ा बहुत तो मालूम होना चाहिए कि जो के की वैल्यू होती है कितनी कितनी होती है। ठीक है अब बात करेंगे हम कूलाम के नियम का जो सदिश निरूपण होता है। ठीक है कूलाम के नियम का जो सदिश निरूपण होता है तो देखिए इसके लिए हम पहले एक फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं एक फोर्स इधर लगेगा आपका है ना एक डायरेक्शन इधर होगी आपकी। अभी इन दोनों के बीच की डायरेक्शन करनी है मुझे। ठीक है इधर की ओर अगर हम फोर्स माने तो ये F12 डायरेक्शन में हो जाएगा है ना। इधर की ओर जब बल लगेगा जब इधर की ओर इसके कारण यानी इस आवेश के कारण उधर लगेगा। मान लो ये Q1 है। ठीक है ये क्या है Q2 मान लेते हैं। अब जब Q1 के कारण Q2 पर लगेगा ठीक है तो F21 हो जाएगा। जो फोर्स होगा कैसा होगा F21। और जब 2 के कारण 1 पर लगेगा यार 1 पर आवेश 2 के कारण लगेगा तो हो जाएगा 1 F12। इधर के लिए जो डायरेक्शन होगी वो होगी R12 वेक्टर। इधर के लिए जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी R21 वेक्टर। क्लियर है ना। तो देखिए कूलाम के नियम का जब हम सदिश निरूपण करेंगे तो आपके पास फार्मूला क्या था। फार्मूला था भैया आपके पास F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। निर्वात के लिए के की वैल्यू 1 मान के उसी के कारण हम छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। ठीक है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Q1 Q2 अपान क्या लिखेंगे आर स्क्वायर। अब सदिश निरूपण करना है तो हम यहाँ पे वेक्टर लगाएंगे। अगर हम वेक्टर रूप में व्यक्त कर रहे हैं तो हमें क्या मालूम होना चाहिए। अब जो ये फार्मूला लिख रहे हैं इसके साथ में हमें क्या लिखनी पड़ेगी डायरेक्शन। क्या लिखनी पड़ेगी डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी यानी कि दिशा लिखनी पड़ेगी। तो देखो क्या लिखेंगे। अब जैसे कि हम आई कैब जे कैब के कैब में कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं ना तो उसी कार्टेशियन फॉर्म में क्योंकि यहाँ पे बल हम F12 की बात कर लें यहाँ पे है ना F12 की बात कर लें तो हमें डायरेक्शन क्या मालूम होनी चाहिए। हमें डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी R12 वेक्टर।
ठीक है। तो R12 वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो आर कैप की जो वैल्यू होगी, जो आर कैप हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वल टू आर वेक्टर R12 वेक्टर अपॉन आर, ठीक है। तो ये वैल्यू यहीं पे पुट कर लेते हैं ना, तो हम इसे ओवर करके लिख सकते हैं F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू, यहाँ पे क्या लिखा है ये, हम इसे लिख सकते हैं अब आर कैप, क्या लिख सकते हैं आर कैप। अब आर कैप को और क्या लिख सकते हैं, कि अभी आपको बताया गया कि जो आर कैप होता है यानी यूनिट वेक्टर जो होता है वो किसके बराबर होगा, R12 वेक्टर अपॉन आर के होगा। तो हम इसे एक तरीके से ओवर करके और भी लिख सकते हैं, जो F वेक्टर है, F12 वेक्टर है वो बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप की जगह मैं लिख सकता हूँ R12 वेक्टर अपॉन स्मॉल आर, ठीक है। तो ओ आर करके मेरा जो वेक्टर रूप मिलेगा वो आएगा 1-2 वेक्टर F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू R12 वेक्टर, ठीक है। कितना आ जाएगा, जो ये फार्मूला आपका बन के आया यही क्या है, यही बच्चा है आपके कूलाम के नियम का जो सदिश निरूपण है, जो मैंने सदिश रूप में व्यक्त किया है, यही आपका क्या हो गया, सदिश निरूपण हो गया, ठीक है। अब अगर आप निकालना चाहें तो F21 भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, F21 भी निकाल सकते हैं, F21 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से F21 भी निकालेंगे। अब चेक कर लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, है ना, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। अब डायरेक्शन चेंज है तो हम ये भी लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे अब क्या करिएगा, F वेक्टर यहाँ पे F21 वेक्टर बराबर माइनस का F12 वेक्टर लिख लीजिए, क्योंकि जो ये वैल्यू आई होगी ये माइनस की होगी, तो R वेक्टर को आप चेंज करेंगे तो फिर हो जाएगा 21, तो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। चलिए अब बात करते हैं हम आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक तथा निर्वात की विद्युतशीलता का मान और मात्रक भी निकालेंगे, ठीक है। निर्वात की जो विद्युतशीलता का मान है और जो मात्रक है उसकी भी बात करेंगे, और अब हम बात करेंगे आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक की, ठीक है। तो देखो जो परावैद्युतांक होता है इसके लिए जो फार्मूला आएगा आपके पास, परावैद्युतांक के लिए जो फार्मूला आएगा वो आता है बच्चा K बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, K बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे K को हम परावैद्युतांक भी बोलते हैं, इसे हम आपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोल सकते हैं। हम K को ये भी लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन R, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, K को हम एप्सिलॉन R भी लिख सकते हैं या हम K लिख सकते हैं, यानी कि इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, एक ही चीज़ से डिनोट कर रहे हैं, दोनों को अलग अलग चीज़ से डिनोट कर रहे हैं, लेकिन है दोनों एक ही चीज़। जैसे आपेक्षिक विद्युतशीलता हम बोल दें या परावैद्युतांक बोल दें, तो आपके पास दोनों में फार्मूला क्या आएगा, जैसे K बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा बच्चा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सॉरी ये एप्सिलॉन नहीं, ठीक है, ये एप्सिलॉन नहीं है, ठीक है, याद रखना। तो आपके पास जो मैं फिर से लिखे दे रहा हूँ, तो एप्सिलॉन R बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ना। यहाँ पे जो एप्सिलॉन R है ये है आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या है, आपेक्षिक विद्युतशीलता। हम इसे परावैद्युतांक भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसे क्या बोल सकते हैं, परावैद्युतांक भी बोल सकते हैं। जैसे अभी आपको बताया था कि निर्वात के लिए वैद्युतशीलता कैसे होती है, 1 होती है। कैसे निकालेंगे, जो परावैद्युतांक होगा 1 होगा, वो कैसे होगा, तो K बराबर देखिए, K बराबर यहाँ पे जो एप्सिलॉन है ये किसी माध्यम की विद्युतशीलता है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता लिखे दे रहे हैं हम। जो एप्सिलॉन ये वाली है ये किसी माध्यम की विद्युतशीलता है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता है। और जो एप्सिलॉन नॉट है ये निर्वात की विद्युतशीलता है। किसकी है, निर्वात अथवा वायु, ठीक है, निर्वात अथवा वायु की क्या है, ये विद्युतशीलता है। तो देखिए अब माध्यम अगर आपके पास विद्युतशीलता निर्वात की आ जाए तो यहाँ भी क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और अपान भी क्या होगा एप्सिलॉन नॉट, तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। K की वैल्यू कितनी आएगी, K
के की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी कि निर्वात अथवा वायु की जो परावैद्युतांक होता है वो कितना होता है 1। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि एप्सिलॉन और जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है वो क्या होती है। देखिए जो एप्सिलॉन जो आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है वो होती है किसी माध्यम की विद्युतशीलता अपान निर्वात अथवा वायु में विद्युतशीलता के रेशियो को बोलते हैं हम। किसको बोलते हैं? किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता के अनुपात को हम बोलते हैं परावैद्युतांक। ठीक है, क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्लियर हो गया। अब हम बात करने वाले हैं निर्वात अथवा विद्युतशीलता का मान कितना होता है। देखिए जो एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है उसकी वैल्यू होती है 8.85। कितनी होती है? 8.85 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। कितना? 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। अब देखिए मान, इसका जो मान तो हो गया, अब मात्रा कैसे लिखेंगे देखना ध्यान से, क्योंकि आपके पास फार्मूला क्या था? फार्मूला था बच्चा आपके पास F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ठीक है, इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अगर आपको नहीं मालूम इस फार्मूले से लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, देखो एप्सिलॉन नॉट के साथ में 4 पाई क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट इधर ले आओ, F को नीचे ले आओ। F का क्या होता है? न्यूटन। Q1 Q2 क्या हो जाएगा? कुलाम कुलाम स्क्वायर, तो कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। R क्या है? दूरी का वर्ग, तो स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक कितना हो जाएगा? कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? इसका मान होगा वो होगा 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब हम अगर इसके हम बात करें इसकी मात्रक की, ठीक है, तो इसकी विमा मात्रक तो मैंने बता दिया। अब इसकी विमा की अगर बात करें तो एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होगी? देखो एप्सिलॉन नॉट की विमा की बात कर रहे हैं, तो एप्सिलॉन नॉट की विमा बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? बराबर हो जाएगा Q1 इंटू Q2 की विमा। ठीक है, Q1 इंटू Q2 की विमा अपान में हो जाएगा, यानी कि अपान में हो जाएगा F इंटू R स्क्वायर की विमा। ठीक है, F इंटू R स्क्वायर की विमा। तो कैलकुलेट करके देखेंगे तो Q1 Q2 की विमा क्या हो जाएगी? Q1 यानी कुलाम के लिए होती है 80, तो 80 क्या हो जाएगी? A2 T2। ठीक है, क्लियर। अपान फोर्स के लिए कितनी होती है? फोर्स के लिए होती है MLT-2 इंटू, है ना, इंटू, अब क्या है? दूरी का वर्ग है, तो दूरी के वर्ग के लिए क्या हो जाएगा? L2। जरा टोटल कैलकुलेट करके देखो, टोटल जब कैलकुलेट करेंगे देखो कितना आएगा? M पावर माइनस 1। L यहाँ पे, L यहाँ पे, यानी L1 L2 L3 हुआ, ऊपर आएगा तो L माइनस 3। T-2 नीचे है, ऊपर जाएगा प्लस का T2 और 2 कितना हुआ? T4। ठीक है, T4। A ऊपर ऑलरेडी है, पॉजिटिव में है 2, तो क्या हो जाएगा? M-1 L-3 T4 A2। क्या आएगा? M-1 L-3 T4 A2। क्लियर है ना। तो इस तरह से हम विमा निकालते हैं। क्या करते हैं? इस तरह से हम विमा निकालते हैं। अब बात करेंगे हम अगले टॉपिक की, जो कि वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसा टॉपिक है ये भी बच्चा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम बात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। पहले तो मैं बात करूंगा विद्युत क्षेत्र क्या है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र में कोई एक बिंदु आवेश स्थित है। ठीक है, तो बिंदु आवेश मान लेते कोई बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश, तो बिंदु आवेश के आसपास का कोई क्षेत्र होगा, है ना। अब अगर हम इस क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को ले आए, ठीक है, किसको ले आए? किसी अन्य आवेश को ले आए, तो इस आवेश को क्या अनुभव हो जाए? इस आवेश को क्या अनुभव हो जाए? इसे अगर विद्युत बल का अनुभव हो जाए। किसको हो जाए? विद्युत बल का अनुभव हो जाए। ठीक है, अब ये ना कहिएगा कि मैं तिरछा क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे इस साइड में फोटो भी मेरी आ रही होगी, मेरा जो वीडियो चल रहा है उसको भी देखना जरूरी है
कहीं उसके नीचे ना चला जाए तो आपको दिखे ना, है ना। देखो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को, ठीक है, जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उसको विद्युत बल का अनुभव हो, क्या हो, उसे विद्युत बल का अनुभव हो, तो ऐसे क्षेत्र को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। तो अब हम बात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। किसकी बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करने वाले हैं हम। इसको बनाते हैं कैपिटल ई से। किससे बनाते हैं, कैपिटल ई से। अब मान लो कि इसे हम परीक्षण धनावेश को जो अनंत में स्थित है, ठीक है, अनंत में स्थित हम इस परीक्षण धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी स्थित बिंदु आवेश तक लेके आ रहे हैं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लेके आ रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के भीतर, विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक ला रहे हैं, तो लाने में, ठीक है। तो देखिए क्या होगा फार्मूला। अब अगर किसी परीक्षण धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु आवेश तक लाएंगे, तो ध्यान से देखिए क्या करेगा भैया, ये आपस में कुछ ना दूरी पर रह जाएंगे, कुछ ना कुछ दूरी पर रह जाएंगे। अब किसी ना किसी दूरी पर रह जाएंगे जब दो बिंदु आवेश आ जाएं, ठीक है। अब दो बिंदु आवेश आ जाए, अब किसी बिंदु पर आएगा तो रुक जाएगा, तो ये भी स्थिर, ये भी स्थिर, दोनों आवेश कैसे हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। तो कूलाम के अकॉर्डिंग क्या है कि भैया जब कोई दो बिंदु आवेश स्थिर हो तो उनके बीच क्या काम करता है, एक वैद्युत बल कार्य करता है। क्या काम करता है, एक वैद्युत बल काम करता है, ठीक है। तो एक वैद्युत बल जब कार्य करेगा, किसके सापेक्ष कार्य कर रहा है, ये परीक्षण आवेश क्यू नॉट के सापेक्ष कार्य कर रहा है। तो आपके पास फार्मूला आ जाएगा E बराबर एफ अपान क्यू नॉट। क्या आएगा, E बराबर एफ अपान क्यू नॉट। तो यहाँ पे क्यू नॉट क्या है, यहाँ पे क्यू नॉट क्या है, तो क्यू नॉट है एक परीक्षण धनावेश, ठीक है। क्यू नॉट क्या है, एक परीक्षण धनावेश है, तो हम लिखे ले रहे हैं क्यू नॉट क्या है बच्चा, परीक्षण धनावेश। क्या है, परीक्षण धनावेश। कैसा मान ले इसको, एकांक मान लें, है ना। तो एकांक परीक्षण धनावेश पर क्या लगने वाला बल, F क्या होगा, ये कार्य करने वाला बल या लगने वाला बल होगा। तो एकांक परीक्षण धनावेश पर जो F क्या होगा, लगने वाला बल होगा। और E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए ध्यान से समझिए, किसी एकांक परीक्षण धनावेश को, ठीक है, किसी एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से, ठीक है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में उस पर लगने वाले बल, उस पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। फिर से देखें, एकांक परीक्षण धनावेश पर हम सिंपल ये भी बोल सकते हैं कि एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले वैद्युतीय बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले विद्युतीय बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर डीपली बताना है तो कैसे बताएंगे, किसी परीक्षण धनावेश को, ठीक है, किसी परीक्षण धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में, ठीक है, किसी बिंदु तक लाने में उस पर लगने वाले बल तथा परीक्षण धनावेश, ठीक है, उस पर लगने वाले बल तथा परीक्षण धनावेश की निष्पत्ति को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे, जो सिंपल लगे उसकी डेफिनेशन लिखिए, दोनों सही है, ठीक है। अब इसके हम यूनिट की बात कर लें, तो हम यूनिट की बात कर लें तो देखिए यूनिट क्या हो जाएगा, E बराबर फॉर्मूला है, क्योंकि फार्मूला क्या है, E बराबर एफ अपान क्यू नॉट। तो एफ के लिए क्या होता है, न्यूटन, अपान में क्या है, आवेश है, तो हो जाएगा कूलाम, तो मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम। अगर हम डायमेंशन यानी विमा की बात करें, विमा की बात करें तो हम लिखे ले रहे हैं E की विमा। तो E की विमा बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपान क्यू नॉट की विमा। तो देखिए F की विमा कितनी होती है, F की विमा होती है mL_T-2 अपान क्यू नॉट की क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी, है ना।
तो कैलकुलेट करके देखो बच्चा जरा कितना आएगा। कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, ठीक है। एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, ये किसकी है? ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम होती है। अब हम बात करने वाले हैं किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कोई एक बिंदु आवेश है, ठीक है। कोई बिंदु आवेश क्या है? प्लस क्यू है, और वो कहाँ पे स्थित है? बिंदु ओ पर स्थित है। अब क्या हुआ, कोई परीक्षण धनावेश था, वो अनंत पर स्थित था, ठीक है। कोई परीक्षण धनावेश कैसा था? वो अनंत पर स्थित था, और इसको हम कहाँ तक लाए? वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु ए तक लेके आए हम, ठीक है। तो अब कहाँ पे आ गया? ये आ गया बच्चा क्यू नॉट ए तक आ गया। और हम मान लेते हैं इसकी जो बिंदु ओ से दूरी है, ठीक है, इसकी जो बिंदु ओ से दूरी है वो है बच्चा स्मॉल आर। वो कितनी है? वो है स्मॉल आर। तो देखिए हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी किसी बिंदु आवेश के कारण, वो कितनी? पहले तो हम, क्योंकि अब दो आवेश क्या हो गए? पास पास आ गए, और स्थिर भी हैं। जब स्थिर होंगे इनके मध्य एक वैद्युत बल कार्य करेगा। मान लेते हैं वैद्युत बल वो क्या है? F। तो देखिए फार्मूला क्या बनेगा? फार्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक आवेश Q1 यानी Q है, दूसरा Q2 क्या है? वो है Q नॉट। अपान में क्या हो जाएगा? अपान में हो जाएगा बच्चा दूरी का वर्ग यानी आर स्क्वायर। इक्वेशन क्या मान लेते हैं? फर्स्ट। इक्वेशन क्या मान लेंगे? फर्स्ट। बट भैया अभी अभी आपको मैंने बताया, क्या बताया? अभी अभी बताया कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो E बराबर होता है, उसका फार्मूला F अपॉन क्यू नॉट। क्या होता है? E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। तो हम इसे लिख सकते हैं E बराबर F। F की वैल्यू कितनी? F की वैल्यू है बच्चा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, और पूरे का बटे क्या हो जाएगा? क्यू नॉट। तो बच्चा क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, ओवर करके हम लिख सकते हैं जो E आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। यानी कि जो विद्युत किसी बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो उसमें जो परीक्षण धनावेश है, ठीक है, तो उसमें जो परीक्षण धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण धनावेश पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है, निर्भर नहीं करती है। इसका मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।